हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने देखा था कि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो सब स्पेस बन जाता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं W5 से। W5 कैसा फंक्शन है? एफ सच दैट एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या ले रहे हैं हम लोग? ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो देख लो, 0 W5 में बिलोंग कर जाएगा। 0 कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू 0 कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट, तो उसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। हमने कल भी सीक्वेंस में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिस्कस किया था जिसमें वो सब स्पेस नहीं हुआ था, है ना। तो जैसे हमने सीक्वेंस को सॉल्व किया था, सिमिलरली हम उस सारी चीजों को फंक्शन पर लगा सकते हैं, है ना। तो वहां पे भी 0 बिलोंग कर गया था। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वो W5 में बिलोंग कर जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर हम ले लें तो ये फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन W5 में बिलोंग कर रहा है। अगर हम जी एक्स ले लें फंक्शन, कैसा? माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। और ये कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। यानी कि अगर हम एफ एक्स में एक स्केलर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? ये फंक्शन W5 में नहीं जा रहा। तो यहां से क्या आ गया? W5 इज नॉट अ सब स्पेस। तो जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब स्पेस नहीं हुआ, सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी सब स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W6 F इज मोनोटोन। अब क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन इसने हटा दी। ये बस बोल रहा है कि फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए। सिर्फ फंक्शन कैसा होना चाहिए? मोनोटोनिक, वो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। तो देखो, हमें एक रिजल्ट पता है कि सम ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शन, टू मोनोटोन नीड नॉट बी मोनोटोनिक। कि दो मोनोटोनिक फंक्शन का सम जरूरी नहीं कि वापस मोनोटोनिक ही आए। मोनोटोनिक जैसे देख लो, अगर हम ले लें, हमने ये एग्जांपल पहले भी किया है, सेम वही एग्जांपल हम लोग वापस से ले रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स ले लें और जी एक्स हम लोग क्या ले लें? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी मोनोटोनिक है और कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और जी एक्स कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये भी कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ जी एक्स, तो ये क्या जाएगा? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिर्फ मोनोटोन होना चाहिए। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी बिलोंग कर जाएगा W6 में, और ये भी बिलोंग कर रहा है W6 में। ठीक है, तो ये एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों मोनोटोनिक फंक्शन है, दोनों मोनोटोनिक फंक्शन है ना। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन का वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और ये किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कल हमने इसे डिटेल में पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है? अगर ये x इक्वल टू 1 की लाइन है और ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, तो ऐसे होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है? ये यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये फंक्शन तो मोनोटोनिक नहीं है। तो दो मोनोटोनिक फंक्शन का सम मोनोटोनिक नहीं आया।
ये फंक्शन क्या है? नॉट मोनोटॉनिक। तो ये बिलोंग नहीं करेगा W6 में। दिस इम्प्लाई W6 इज नॉट अ सब स्पेस। कि अगर हमारे पास मोनोटॉनिक, सिर्फ मोनोटॉनिक फंक्शन का सेट है तो वो भी सब स्पेस नहीं बनाता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W7। तो W7 में क्या है? f हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि f के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा जब हम देख रहे होते हैं तो वो कहाँ देख रहे होते हैं? वो हम लोग पूरे डोमेन पे देख रहे होते हैं, वो x की वैल्यू होती है। और अभी हमें क्या देखना है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? 0 पे। जैसे देख लो, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू 0। तो 0 पे इसका क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। 0 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम लोकल वैल्यू है ना। अगर हम इस फंक्शन में, ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, f(x) इक्वल टू दिस। अगर हम इस फंक्शन में माइनस का कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन करवा दें, माइनस, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन कुछ ऐसा सा बन जाएगा ना। अब देखो, यहाँ पर क्या था? लोकल मैक्सिमम। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? लोकल मिनिमम में। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है W7 में, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है W7 में। तो जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाया फंक्शन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल्स। दिस इम्प्लाई W7 is not a सबस्पेस। W7 सब स्पेस नहीं है। तो क्या है? अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है x की 0 पे तो वो सेट भी सब स्पेस नहीं बनेगा। वहां पर क्या फेल हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो एग्जांपल W8, है ना। इसमें हमारे पास कैसे फंक्शन है? f such that f has एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। एक्सट्रीम वैल्यू किसको बोलते हैं? यानी कि लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना, जो दोनों को डिनोट करती हो। तो मान लो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स खोजते हैं। मान लो f(1)x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसके पास लोकल मिनिमम है। द फंक्शन हैज लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम है तो एक्सट्रीम वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। और लोकल मिनिमम कहाँ है? लोकल मिनिमम है इसका x इक्वल टू 0 के ऊपर। अब देखो, अब तुम्हें एक ऐसा फंक्शन खोजना है कि हम f(1)x में उस फंक्शन को ऐड करें तो जो न्यू फंक्शन आए उसके पास एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, है ना, उसके पास एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, ना उसके पास मिनिमम हो, ना उसके पास मैक्सिमम हो। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? अगर हम एक्स क्यूब ले लें, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। ये क्या है? f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके पास तो ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। तो हम अगर किसी भी तरह से इस फंक्शन में कोई फंक्शन ऐड करके एक्स क्यूब बना पाते हैं तो क्या होगा? वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो ऐसा कोई फंक्शन हमें सोचना है। मान लो अगर हम
f2x ले लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये भी तो फंक्शन है ना। और इसका मैक्सिमम भी कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 पे ही होगा, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। देख लो इसका मैक्सिमम, f2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एंड डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 6x, एंड हमें कहाँ देखना है, x इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या आ गया, -2, ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन के पास मैक्सिमम है। दिस इज लेस देन 0, दिस इंप्लाई f(x) हैज मैक्सिमम, है ना। तो इस फंक्शन के पास 0 पर क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो अगर हम f1x और f2x को ऐड करेंगे, f1x प्लस f2x को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और एक्स क्यूब के पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं है ना। जिस पॉइंट के ऊपर कोई ग्राफ साइन चेंज करता है, देखो ये पॉजिटिव का है और ये निगेटिव का है, जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ साइन चेंज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 ना मैक्सिमा का पॉइंट बना ना मिनिमा का पॉइंट बना, यानी कि वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बना, वो कौन सा पॉइंट बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रिजल्टेंट वैल्यू आई एक्स क्यू, ये क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा W8 से। क्लियर। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी फेल हो गई, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो फंक्शन सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल, दिस imply fx is not a subspace। क्लियर है। तो ऐसा फंक्शन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो भी फंक्शन लिया है उसमें हम ऐसा कौन सा फंक्शन ऐड करें कि उस फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9, W9, W9 क्या है, f of minus x इक्वल टू f of x for all x। ये क्या है, f of minus x इक्वल टू f of x है, इसका क्या मतलब, वो सेट ऑफ इवन फंक्शन है ना। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये सब किसकी एग्जांपल है, इवन फंक्शन की। तो देखो 0, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है, एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू भी तो 0 होगा, है ना। तो ये भी इवन फंक्शन है, तो 0 बिलोंग कर जाएगा W9 से, तो 0 तो बिलोंग कर गया W9 से। तो अब हमें क्या देखना है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखो, अगर f1 फंक्शन है इवन फंक्शन और W9 से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाई क्या होगा, f1 माइनस एक्स इक्वल टू f1x। अगर कोई f1 W9 से बिलोंग कर रहा होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन का सेट तो हम ले रहे हैं कि f1 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f1x। सिमिलरली दूसरा फंक्शन लो, f2 बिलोंग्स टू W9, तो ये क्या हो जाएगा, f2 माइनस ऑफ x इक्वल टू f2x। अगर हम इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, f1 माइनस एक्स प्लस f2 माइनस एक्स इक्वल टू f1x प्लस f2x, ये आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f1 प्लस f2 ऑफ माइनस एक्स, दिस इक्वल टू f1 प्लस f2 ऑफ x।
फॉर ऑल एक्स। तो यहां से ये क्या आ गया, ये तो बिलोंग कर गया W9 से, है ना। दो इवन फंक्शन का सम भी इवन ही होने वाला है ना, वो और तो नहीं हो जाएगा, दो इवन फंक्शन का सम इवन ही होता है। तो यहां से क्या आया कि F1 प्लस F2 इज अ इवन फंक्शन। क्लियर। अब हमें क्या दिखाना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑब्वियस है किसी इवन फंक्शन में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो भी वो इवन ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन है। लेमडा F1 माइनस एक्स करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा F1 x के इक्वल हो जाएगा। सो इफ F1 बिलोंग्स टू W9 देन लेमडा ऑफ F1 ये भी बिलोंग कर जाएगा W9 से। दिस इंप्लाई W9 इज अ सब स्पेस, कि इवन फंक्शन का सेट सब स्पेस बना देता है। सिमिलरली जब इवन फंक्शन का सेट बना देता है सब स्पेस, तो ऑड फंक्शन का सेट भी सब स्पेस बना देगा। सिमिलरली सेट ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑल्सो सब स्पेस। ऑड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये भी सब स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 10 W10। इसमें हम कैसे फंक्शन ले रहे हैं, f इज पीरियोडिक फंक्शन। f ऐसा फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि f x प्लस टी करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल आ जाए फॉर ऑल x। सो एफ एक्स इज periodic if there exists t greater than 0 such that f x plus t equal to f x for all x। चलो दो पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं। f1x इक्वल टू साइन x ले लेते हैं। साइन x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। देखो साइन 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 प्लस 2 पाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 प्लस 4 पाई करोगे तो ये क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड 2 है, 2 पाई है। सिमिलरली f2x ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या लेते हो, 0.5 मान लो। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू तो कुछ ऐसी होगी, मान लो इसकी वैल्यू 0.5 है। अगर इसमें तुम 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.5। और फिर से इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0.5 ही हो जाएगा ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर हम 1 से ऐड करें तो उससे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि 0.5 यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू x ही होता है, यानी कि 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.5 ही होता है। क्लियर। तो इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड 1 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इसका पीरियड क्या है, इरेशनल, और इसका पीरियड क्या है, रेशनल। तो अगर इन दोनों फंक्शन को हम ऐड करें f1x प्लस f2x तो ये क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये f1 x प्लस 2 पाई प्लस f2 x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, f1 प्लस f2 ऑफ x प्लस 2 पाई प्लस 1।
कुछ ऐसा सब बन जाएगा। पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या है, इरेशनल है, और पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, रेशनल है। तो नो सच कॉमन टी एग्जिस्ट, तो ऐसा कोई कॉमन नंबर, कोई कॉमन टी नहीं है इसमें, जिससे हम क्या बोल सके कि ये दोनों फंक्शन का सम भी W10 में चला जाए, इन दोनों का फंक्शन का सम भी पीरियोडिक हो जाए। तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा W10 में। तो क्या हो गया, वेक्टर एडिशन फेल हो गया। इन जनरल ये रिजल्ट भी है कि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, sum of two periodic function need not be periodic। तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई W10 is not a subspace। क्लियर। नेक्स्ट देखो W11, इसमें कैसा फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx इक्वल टू 0। ऐसा फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल है, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। तो 0 फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 से 1 में 0 इंटू डी एक्स कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो ये 0 तो W11 में बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, वेक्टर एडिशन। तो ले लो F1 बिलोंग्स टू W11, तो ये क्या आ गया, 0 से 1 f(x) dx इक्वल टू 0। और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया g जो W11 से बिलोंग कर रहा है, सच डेट 0 से 1 gx dx इक्वल टू 0। दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 0। दिस इम्प्लाई f प्लस g इक्वल टू 0 से 1 f(x) प्लस 0 से 1 gx इक्वल टू 0। और देखो दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 1 है, तो हम इसे एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 to 1 f(x) प्लस gx dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई 0 से 1 f प्लस g ऑफ x dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, f प्लस g बिलोंग कर गया W11 से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर इस इंटीग्रेशन में, इस फंक्शन में हम किसी लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या आ जाएगा वैल्यू, लैम्डा इंटू 0, दिस इज 0। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई कर गया। दिस इम्प्लाई W11 इज अ सब स्पेस। तो अगर हमारे पास 0 से 1 f(x) dx इंटीग्रेशन है जो 0 के इक्वल है, तो ये सब स्पेस बना देगा। क्लियर है। तो ये हमारा था, ये यहां तक एग्जाम्पल था हमारे फंक्शन स्पेस का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स स्पेस का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, मैट्रिक्स स्पेस का एग्जाम्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ MNR। तो फर्स्ट देखो, W1 इक्वल टू A है n क्रॉस n such that Aij equal to 0 for all I greater than j। कैसा मैट्रिक्स है, Aij 0 है किसके लिए, जब I j से ग्रेटर हो। तो देखो मैट्रिक्स कैसा होता है, A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n
A31, A32, A33, A3n, and AN1, AN2, AN3 and ANN। ये क्या है? n क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जहां जहां आई, जब जब आई क्या हो, जैसे ग्रेटर देन हो, उसके लिए आई से क्या हो जाएगा, ए आई से 0 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में A11 तो आई जे के इक्वल है, 1 2 में आई जैसे लेस है, और इस पूरे रो में आई जैसे लेस होगा या इक्वल होगा। तो इसमें कोई भी एंट्री 0 नहीं है। सेकेंड देखो, इसमें आई ग्रेटर है, A21 में 2 क्या है, आई, और 1 क्या है, जे। तो 2 ग्रेटर है ना 1 से, तो A21 क्या हो जाएगा, 0। दिस इज इक्वल टू 0। A22 इक्वल हो गया और यहाँ से लेस होना स्टार्ट हो गया। A31 में 3 ग्रेटर है 1 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये भी हो जाएगा 0। A33 से इक्वल एंड फिर लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये सब क्या बन जाएंगे, और एन से एक पहले तक का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख पा रहे हो ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, कुछ फील आ रहा है ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, और ये क्या है, 0, है ना। ये कुछ ऐसी सी मैट्रिक्स बन रही है ना। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है कि नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो गई, 0 हो गई, और ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो अब हम कैसा स्पेस ले रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्पेस ले रहे हैं। तो देखो तुम जीरो मैट्रिक्स लोगे, अगर जीरो मैट्रिक्स लोगे, 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, 0 0 0, तो ये भी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस डायगोनल एंट्री से सारी नीचे की टर्म क्या है, ये सारी टर्म कैसी है, ये सारी टर्म्स 0 है ना, तो ये भी तो बिलोंग कर रही है W1 में। तो ये जीरो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये W1 में चली गई। तो इस स्पेस के पास 0 है। अब हमें क्या देखना है, वेक्टर एडिशन। तो दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम करोगे तो क्या आएगा, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम करोगे तो क्या आएगा, फिर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, और ये बिलोंग कर गया W1 में। तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई। सिमिलरली अगर तुम इसमें कोई स्केलर का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी उसमें ये लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 0 वाले तो 0 ही बन जाएंगे ना वापस से। तो ये भी कैसा रह जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W1 से। तो देखो ये क्या हो गया, स्पेस, सब स्पेस बन गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि तुम ऐड कर रहे हो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो ना, n क्रॉस n की दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, तो ये n फिक्स है, n इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही होगी। ये भी कैसी होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही होगी। तभी तुम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे या मल्टीप्लाई कर पाओगे, है ना। तो एन यहाँ पे फिक्स्ड है, डिफरेंट डिफरेंट एन नहीं होंगे। तो ये क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। सो W1 इज सब स्पेस। सिमिलरली सेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
इज ऑल्सो सब स्पेस। दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, और उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। और जीरो मैट्रिक्स अपर लोअर डायगोनल सब होती है ना, तो जीरो तो बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो सेकंड W2। तो इसमें कैसी मैट्रिक्स आ रही है, A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, कैसे Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू z। क्या मतलब है इसका, कि जब जब I j के इक्वल होगा तो वो एंट्रीज क्या हो जाएगी, 0। तो अब देख लो जीरो मैट्रिक्स, इसकी तो सारी एंट्रीज 0 है। तो I इक्वल टू जे कहाँ होता है, I इक्वल टू जे डायगोनल पे होता है ना, I इक्वल टू जे कहाँ होता है, डायगोनल एंट्रीज पे, डायगोनल एंट्रीज। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो ये क्या हो गया, ये बिलोंग कर गया W2 से। अगर हम लेमडा और कोई ऐसी मैट्रिक्स ले जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 प्लस, ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0, तो देखो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी लैम्डा से मल्टीप्लाई कराने पर 0 इंटू लैम्डा होगा, तो ये वापस से 0 ही हो जाएगा। और 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन दोनों हमने एक साथ कर दिया, तो ये क्या आया, ये वापस से 0 आया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, W2 इज अ सब स्पेस। तो डायगोनल एंट्रीज अगर 0 है, ऐसी मैट्रिक्स का सेट है हमारे पास जिसकी डायगोनल एंट्री 0 है, तो वो भी सब स्पेस बना लेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल W3। इसमें कैसी मैट्रिक्स है, A इक्वल टू Aij n क्रॉस n such that A ट्रांसपोज इक्वल टू A। A ट्रांसपोज इक्वल टू A का क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इक्वल टू A कौन सी मैट्रिक्स का सेट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो 0 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, 0 बिलोंग्स टू W3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मान लो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A12 A21 के A13 A31 के और A23 A32 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये सब इक्वल है, 0 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और W3 में बिलोंग कर रही है। क्लियर। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करोगे तो वो क्या आती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। देखो अगर हम लेते हैं ABC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B, यहाँ पे D E, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C E एंड F। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। प्लस अगर हम करें X Y Z, तो यहाँ क्या आएगा Y W P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z, और यहाँ क्या आ जाएगा P, और यहाँ क्या आ जाएगा Q, है ना। अगर हम इनका सम करेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस एक्स B प्लस वाई C प्लस Z, और यहाँ पर देखो क्या आ गया वापस B प्लस वाई D प्लस W E प्लस P, और यहाँ क्या आ गया C प्लस Z E प्लस P एंड F प्लस Q। तो देखो ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये बिलोंग कर रहा है W3 से। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम
सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सिमेट्रिक होगा, है ना। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे इस मैट्रिक्स में तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही होगा, और ये बिलोंग कर जाएगा W3 में। तो तो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाता है, सब स्पेस बना लेता है। तो इसमें हम सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम इन जनरल कैसे प्रूव करेंगे इसे, कि अगर हमारे पास क्या है कि लेमडा ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी, क्योंकि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी, तो ए लेमडा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा ए प्लस बी के। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि लेमडा ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी। तो ये तो बिलोंग कर गया ना W3 से, दिस इंप्लाई W3 इज अ सब स्पेस, है ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल W4, इसमें हम ए कैसे ले रहे हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन सच डेट ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, और ये कौन सी मैट्रिक्स का सेट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कैसे इंट्रीज होती है, अगर मान लो यहाँ पे A11 A12 A13 है, 3x3 मैट्रिक्स है अगर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस A11 माइनस A12, और यहाँ पे A22 A23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस A13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस A23, और यहाँ आ जाएगा A33, यानी कि इन इंट्रीज का निगेटिव होता है, ठीक है। A12 के इसका इक्वल हो जाता है माइनस A12 के, A13 हो जाता है माइनस A13 के, और A23 इक्वल हो जाता है माइनस A23 के। तो इस सेट को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो फिर से जीरो के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, जीरो का ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। दिस implies जीरो मैट्रिक्स बिलोंग्स टू W4, जीरो बिलोंग कर गया। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो भी क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर हम लोग करें लेमडा ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज करो तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है माइनस ए, है ना, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है माइनस बी। तो ये यहाँ से क्या आ गया, अगर हम माइनस कॉमन ले ले, दोनों में माइनस है ना, माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा लेमडा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास लेमडा ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए प्लस बी। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, W4 इज अ सब स्पेस। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो W5, तो W5 में क्या बोल रहा है, A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन सच डेट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। अब इसमें कैसे इंक्रीज है, ऐसी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स का सेट है जिनका ट्रेस जीरो है, जिनका ट्रेस क्या है जीरो है।
यानी कि मान लो कोई 3x3 मैट्रिक्स होगी, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एंट्री क्या हो जाएगी, -a+a, है ना। ये कैसी मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस 0 है। इस तरह की मैट्रिक्स बिलोंग कर रही होगी W5 से। तो 0 मैट्रिक्स का सारा एंट्री 0 है, तो इसका ट्रेस भी 0 है, तो 0 मैट्रिक्स बिलोंग कर जाती है W5 से। और अगर तुम ट्रेस ऑफ लैम्डा ए प्लस ट्रेस ऑफ बी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ ट्रेस ऑफ ए। वैसे लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। और ट्रेस ऑफ ए क्या है, 0, प्लस ट्रेस ऑफ बी क्या है, 0, तो ये क्या आ गया, 0। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ही 0 था, ट्रेस ऑफ बी 0 था, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाई ये भी बिलोंग कर गया किसमें, W5 में। दिस इम्प्लाई लैम्डा ऑफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू W5। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि W5 भी सब स्पेस हो जाएगा, इज अ सब स्पेस। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स का सेट है जिनका ट्रेस 0 हो। अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सारे मैट्रिक्स कैसी हैं, ये सारी मैट्रिक्स सब स्पेस बनाती है, ये सारी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस है। इन सारी मैट्रिक्स का सेट वेक्टर स्पेस है और इन सारी मैट्रिक्स का सेट सब स्पेस बनाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W6 इक्वल टू ए। ए कैसे डिफाइन है, ए आई जे इक्वल टू एन क्रॉस एन सच डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब कैसी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि सेट ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस, है ना। तो 0 तो बिलोंग कर जाएगा W6 से, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, सो ऑब्वियस। अब देखो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम ए, ए इक्वल टू 1 0 0 0, ये बिलोंग कर रही है W6 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो ये क्या हो गया 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 0 0 0 1, ये भी बिलोंग कर रही है W6 से एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 0। अब हम क्या करते हैं वेक्टर एडिशन, ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब इसके डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ए प्लस बी डज नॉट बिलोंग्स टू W6। Hence, the set of matrices in which determinant of A is 0 is not a subspace. This implies W6 is not a subspace. क्लियर है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, W7। W7 में कैसी एंट्रीज है, ए आई जे एन क्रॉस एन सच डेट A11 A12 A13 प्लस A1n इक्वल टू 0, यानी कि रोसम मैट्रिक्स का रोसम क्या है, रोसम 0 है। क्लियर। तो देखो इसमें भी 0 वेक्टर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 0 वेक्टर में सारी एंट्रीज कैसी है, 0 मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 है, तो ऑब्वियसली इनका रोसम भी 0 है, तो ये बिलोंग कर जाएगा W7 से। वेक्टर एडिशन करोगे, वेक्टर एडिशन, तो देखो इसमें मैट्रिक्स कैसी आ रही है,
ए मैट्रिक्स कैसी होगी? A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, AN1, AN2, AN3 एंड ANN। ऐसी, और इसमें क्या कंडीशन है कि रो सम 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि A11 प्लस A12 प्लस एंड ऐसे सारे एंट्रीज को ऐड कर दें, फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज को ऐड कर दे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के, ये भी 0 के, एंड सो ऑन। ये सारे रो का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और बी मैट्रिक्स भी ऐसी ही है। बी इक्वल टू B11, B12, B13, B1n, B21, B22, B23, B2n, BN1, BN2, BN3, BNN। तो इस मैट्रिक्स का रो सम भी क्या है? 0 है। अब अगर A प्लस B करोगे तो क्या मिलेगा? A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A1n प्लस B1n, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A2n प्लस B2n, AN1 प्लस BN1, AN2 प्लस BN2, ANN प्लस BNN। ऐसे बनेगा। तो देखो, अब देखो इनका सम करोगे A11, A12, A1n, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। और फिर इनका सम करोगे B11 प्लस B12, B1n, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही सारा रो सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो A प्लस B बिलोंग कर जाएगा W7 से, है ना। और अगर इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दोगे, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दोगे लाइक लेमडा ए, तो ये लेमडा तो सारी एंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। लेमडा A11, लेमडा A12, लेमडा A1n, सब में ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर से इसका रो सम क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, है ना। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बिलोंग कर जाएगा W7 में। आप एक एग्जांपल लेकर देख लेना अपने मन से, तो ये भी सब स्पेस बना लेगा। तो W7 इज ऑल्सो अ सब स्पेस। क्लियर? मान लो 2x2 की कोई मैट्रिक्स है 2, तो ये क्या हो जाएगा? -2। अगर यहाँ पे 3 है, -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो इनका रो सम क्या है? 0, है ना। अगर इस मैट्रिक्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा? 8, -8, -12 एंड +12। तो अभी भी तो रो सम 0 है ना। तो लैम्डा से क्योंकि सारी एंट्रीज में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? वो वापस से 0 होगा। इसीलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो W7 क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो 8, W8, A इक्वल टू Aij सच डेट A स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या ले रहे हैं? ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर हम A इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ले लें तो 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो फिर से 0 ही आएगा। तो 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है W8 से। क्लियर? अब देखो
अगर हम देखो ई स्क्वायर इक्वल टू 0, जब भी कभी ऐसा कोई नंबर हो ना, ऐसा कोई दिखे कि ए एन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले माइंड में लाना निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या माइंड में लाओगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में सोचना, ठीक है। तो अब क्या करो, तुम दो निलपोटेंट मैट्रिक्स लो और उनको ऐड करके देखो क्या होते हैं, क्योंकि फिर एग्जाम्पल सोचना आसान हो जाएगा। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और बिलोंग कर रहा है W8 से, क्योंकि तुम इनका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देख लो करके, 0 1 0 0 0 1 0 0। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, 0 0 0 0, है ना। सिमिलरली एक और दूसरा निलपोटेंट मैट्रिक्स हम ले सकते हैं ऐसे, ये भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है और ये भी W8 से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, 0 1 0 0 ये लिया था हमने पहले, फिर लिया 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स ली, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। ये W8 से बिलोंग नहीं कर रहा ना। अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए, 0 1 1 0, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाती है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। दिस इज इक्वल टू आई और आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर एडिशन फेल्स। दिस इम्प्लाई W8 is not a सब स्पेस। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस। फील्ड बनने के लिए हमें पता है कि एटलीस्ट दो एलिमेंट की जरूरत होती है। तो स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो फील्ड चाहिए। वेक्टर स्पेस के लिए हमें दो फील्ड चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस होगा वो क्या पॉसिबल है, Z2 ओवर Z2। ठीक है, इसमें 0 1 इसके एलिमेंट्स हैं, और अगर 0 इंटू Z2 करें तो ये क्या हो जाता है, Z2 ओवर Z2 का सब स्पेस हो जाता है। तो ध्यान में रखना कि स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस कौन सा होता है, Z2 ओवर Z2। नेक्स्ट रिजल्ट देखो सब स्पेस का, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ अ सब स्पेस इज ए सब स्पेस। कि अगर हम सब स्पेस का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस। अगर हम आर्बिट्री इंटरसेक्शन करते हैं सब स्पेस का तो सब स्पेस बनता है। अगर हम आर्बिट्री इंटरसेक्शन करते हैं सब ग्रुप का तो वो सब ग्रुप बनता है। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं आइडियल्स का तो वो आइडियल बनता है। सब फील्ड का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सब फील्ड भी बन जाएगा, और सब स्पेस का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सब स्पेस बन जाएगा। लेकिन किसी में भी यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, टू सब रिंग, टू सब ग्रुप, टू सब फील्ड, ये सब क्या होते हैं, यूनियन ऑफ टू नीड नॉट बी अ सब स्पेस। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
union of two subspace is again a subspace if and only if one of them is contained in another. अगर एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस में कंटेन हो तो यूनियन क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा. यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस. दो सब स्पेस का यूनियन फिर से सब स्पेस तभी होगा जब कोई एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस में क्या हो? कंटेन्ड हो. क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ वेक्टर स्पेस, a vector space cannot be written as union of two proper subspace. कि हम वेक्टर स्पेस को दो प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में नहीं लिख सकते. क्या समझे? कि हम वेक्टर स्पेस को दो प्रॉपर यूनियन ऑफ सब स्पेस में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है? देखो इसमें क्या दिया है कि W1 क्या है? अगर प्रॉपर सब स्पेस है VF का, और W2 क्या है? प्रॉपर सब स्पेस है VF का. तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ VF सब स्पेस कब बनता है? देखो, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस आर वेक्टर स्पेस if and only if any W1 or W2 is equal to V of F. हमें क्या पता है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस वेक्टर स्पेस कब बनेगा? जब कोई सब स्पेस W1 या W2 क्या हो? वेक्टर स्पेस के इक्वल हो. है ना? तो हमारे पास क्या है? W1 एंड W2 दोनों कैसे हैं? प्रॉपर सब स्पेस है. दोनों कैसे हैं? प्रॉपर सब स्पेस है. सो अगर हम लिखें कि इफ V of F equal to W1 union W2, then either W1 union W2 को W1 के इक्वल होना पड़ेगा और W1 union W2 is equal to W2. So both W1 and W2 can't be a proper subspace. तो हमें अगर दो प्रॉपर सब स्पेस से वेक्टर स्पेस बनाना है तो दोनों में से किसी सब स्पेस को वेक्टर स्पेस के इक्वल होना पड़ेगा, और इक्वल हो जाएगा तो वो प्रॉपर नहीं रह जाएगा. इसीलिए दो प्रॉपर सब स्पेस से हम कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं लिख सकते. दो प्रॉपर सब स्पेस से हम कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं लिख सकते हैं. ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट और देखो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि V ऑफ F को हम एटलीस्ट कितने प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में लिखे कि वो वेक्टर स्पेस बना ले. तो हम एटलीस्ट 3 सब स्पेस के यूनियन में लिख सकते हैं वेक्टर स्पेस को. ठीक है? वेक्टर स्पेस इक्वल टू W1 यूनियन W2 यूनियन W3 वेयर W1 W2 and W3 are proper सब स्पेस. यहाँ पे W1 W2 एंड W3 क्या है? प्रॉपर सब स्पेस. तो हम लिख सकते हैं इसे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है. क्या पता है?
कि जो फील्ड है ना, ये फील्ड फाइनाइट होनी चाहिए। मान लो कि अगर फील्ड कैसी है, फील्ड कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। मान लो कि अगर यहाँ पे Z2 है, फील्ड की जगह पे क्या है, Z2, तो वेक्टर स्पेस को भी क्या होना पड़ेगा, Z2 होना पड़ेगा। हमने हमने जब एग्जांपल्स लिए थे वेक्टर स्पेस के, तो वहां पे देखा था ना कि फील्ड ZP है, तो वेक्टर भी कहाँ से आएंगे, ZP से आएंगे। अगर हम ZP ओवर ZQ ले लें एंड P इज नॉट इक्वल टू Q, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बना था, क्योंकि P का ऑपरेशन क्या है, मॉडुलो P, एंड Q का ऑपरेशन क्या है, मॉडुलो Q। तो यहाँ पे दोनों का ऑपरेशन डिफरेंट हो जाएगा। सो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो फाइनाइट फील्ड लोगे तो वो कैसा दिखेगा, ZP टाइप का दिखेगा। तो फाइनाइट फील्ड जब होगा तो ये ZP ओवर ZP के फॉर्म में ही होगा। क्लियर है? सो देखो, अगर हम VF ले लें Z2 स्क्वायर ओवर Z2, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ये वेक्टर स्पेस है। और इसका देखो, तुम सब स्पेस ले सकते हो क्या, 0 0 0 1, W2 ले लो, 0 0 1 0, W3 ले लो, 0 0 एंड 1 1। तो V ऑफ F को हम कैसे लिख सकते हैं, W1 यूनियन W2 यूनियन W3। तो यहां से ये क्या बना लेगा, ये पूरा वेक्टर स्पेस बना लेगा, है ना। तो हम 3 यूनियन के सब स्पेस को W1 यूनियन W2 यूनियन W3 यानी कि एटलीस्ट 3 प्रॉपर सब स्पेस में लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एटलीस्ट 3, यूनियन ऑफ 3 प्रॉपर सब स्पेस में हम लिख सकते हैं। मिनिमम हमें क्या चाहिए, 3, लेकिन वो भी कैसे, फाइनाइट फील्ड में। हमेशा फाइनाइट फील्ड में हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट फील्ड में हम नहीं लिख पाएंगे ऐसे। फील्ड का फाइनाइट होना जरूरी है, तो ये बात ध्यान में रखना कि फील्ड हमारा फाइनाइट है, तभी हम वेक्टर स्पेस को 3 प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में लिख पा रहे हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग स्पैनिंग सेट पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।